ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चलें। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की, और इसी कड़ी में हम लोगों ने विशेष रूप से चर्चा की थी। एक तो पुर्तगालियों की और दूसरा हमने देखा था डचों के बारे में। अब जो विशेष महत्वपूर्ण आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो आज हम बात कर रहे हैं अंग्रेजों का आगमन भारत में। अंग्रेजों का आगमन भारत में, अंग्रेजों का आगमन कब हुआ, किस रूप में हुआ और कैसे कैसे रहा, है ना। ये सारी की सारी जो है हम लोग बात करेंगे आज हमारी इस कक्षा में। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि हम बात करें यूरोपियों की, तो यूरोपियों में सबसे ज्यादा सफल जो रहे वो रहे अंग्रेज, और इन्होंने भारत में लगभग 350 वर्ष तक, लगभग कितना, 350 वर्ष तक इन्होंने भारत में क्या किया, अपना अस्तित्व बना करके रखा। और न केवल अस्तित्व बना करके रखा, अपितु भारत में यहाँ इन्होंने क्या किया, शासन भी किया। भारतीय लोगों का जो सर्वाधिक जो खून चूसा गया, या भारतीय लोगों को जो सर्वाधिक एक तरीके से, चाहे आर्थिक रूप में करें, चाहे मानसिक रूप में बात करें, चाहे सामाजिक रूप में बात करें, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान किया गया, वो नुकसान किसके द्वारा किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। ये विशेष महत्वपूर्ण बात आप लोगों की बन जाती है। यूरोपियों में सबसे ज्यादा सफल यदि कोई रहे तो वो कौन थे, अंग्रेज थे। कौन थे, अंग्रेज थे। आगे बात समझ क्लियर है। अब यहां से एक तो विशेष कुछ तथ्य हम लोग बात करेंगे। देखिएगा, पहले तो मैं पहला ही बिंदु ये लिख देता हूं कि यूरोपियों में सबसे ज्यादा सफल, यूरोपियों में सबसे ज्यादा सफल अंग्रेज रहे। यूरोपियों में सबसे सफल अंग्रेज रहे, जिन्होंने लगभग 350 वर्ष तक अपना अस्तित्व कायम रखा। लगभग भारत में कितने वर्ष, 350 वर्ष तक ये भारत में अपना अस्तित्व बना करके रख पाते हैं। कौन, अंग्रेज। ध्यान रखना कि मुगल दरबार में पहला आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था, उसका नाम मिलता है रॉल्फ फिंच। मुगल दरबार में प्रथम अंग्रेज जो व्यापारी आया था, वो आया था रॉल्फ फिंच। और रॉल्फ फिंच जो आया, वो भारत में 3 वर्ष तक रहा। कितने वर्ष तक रहा, 3 वर्ष तक रहा। 1588 से लेकर के 1591 तक। इस समय भारत में मुगल शासक कौन थे, अकबर। एक सामान्य व्यापारी के रूप में आया था, और फतेहपुर सीकरी और आगरा वाला जो क्षेत्र है, ये यहां पर भारत में रहा। एक आपसे पूछा जा सकता है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज पादरी कौन था, तो फादर स्टीवेंसन। फादर स्टीवेंसन जो था, वो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज पादरी माना जाता है। 1597 ईस्वी में, 1597 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन मिल्डेनहॉल। क्या नाम था, जॉन मिल्डेनहॉल। ये जॉन मिल्डेनहॉल अकबर से गुजरात में व्यापार करने के लिए, व्यापारिक फरमान प्राप्त करने की ये कोशिश करता है।
ऐसा कहा जाता कि ये जॉन मिल्डन हॉल जो था ये लगभग लगभग भारत में 7 वर्ष तक रहा, लेकिन अकबर क्योंकि समझदार व्यक्ति था, अनपढ़ अवश्य था लेकिन ना समझ नहीं था, वो सारी नीतियां समझता था और अंग्रेजों के प्रति उसके मन में ज्यादा कोई ऐसा रुझान था नहीं, तो इसलिए उसने 7 वर्ष तक अंग्रेज जो ये जॉन मिल्डन हॉल जो था ये 7 वर्ष तक ऐसा कहा जाता है कि अकबर के आगे पीछे घूमता रहा, लेकिन फिर भी अकबर ने इसे व्यापारिक अधिकार पत्र प्रदान नहीं किया। इसी दौरान 31 दिसंबर 1599 अंग्रेजों ने पूर्वी एशियाई देशों के साथ में व्यापार करने के लिए एक अंग्रेजी कंपनी की स्थापना की, और इस कंपनी में ऐसा कहा जाता कि लगभग लगभग 217 लोगों का एक समूह था, 217 साझेदार थे, और इन साझेदारों में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ भी क्या हुआ करती थी, शामिल हुआ करती थी। इस कंपनी का नाम मैं आप लोगों को बता चुका हूं, मैंने आपको बताया कि गवर्नर ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, इस कंपनी का क्या रखा गया था, नाम रखा गया था। तो 31 दिसंबर 1599 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने एक शाही फरमान दिया, और शाही फरमान देकर के 15 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए पूर्वी जो एशियाई देश थे, इन एशियाई देशों के साथ में इन 217 लोगों को व्यापार करने का एक अनुमति पत्र प्रदान किया, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, चार्टर अधिनियम। आपसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखना कि चार्टर अधिनियम की श्रृंखला भारत में कब से प्रारंभ मानी जाती है। तो ये जो महारानी एलिजाबेथ ने जो ये राजलेख जो पारित किया, जो राजलेख जो दिया था, उसी को हम क्या बोलते हैं, चार्टर अधिनियम। खैर देखिएगा कि सबसे ज्यादा सफल कौन रहे, अंग्रेज रहे। कौन रहे, अंग्रेज रहे। ध्यान दीजिएगा कि मुगल दरबार में, मुगल काल की बात कर ले, मुगल काल में प्रथम अंग्रेज व्यापारी जिसका नाम क्या था, रॉल्फ फिंच, जो कि 1588 से लेकर के 1591 भारत आया। ये केवल और केवल सामान्य व्यापारी के रूप में था। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है, फादर स्टीवेंसन भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज पादरी था।
ये फादर स्टीवेंसन जो थे, ये जो है भारत में ऐसा कहा जाता कि 1579 ईस्वी में आया था। 1579 ईस्वी में आया। ठीक है, ये सब समुद्री मार्ग से आए। एक नोट मैं आपको और लगा रहा हूं। क्या नोट लगा रहा हूं कि रॉल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी आया, तथा अकबर से व्यापारिक फरमान प्राप्त करने का प्रयास किया। परंतु ये क्या रहा? असफल रहा। असफल रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज, भारत आने वाला स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज क्या नाम था? जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल। जो कि भारत में कितने वर्ष बेटा? ध्यान रखना कि 7 वर्ष तक रहा। ठीक है, अकबर से व्यापारिक फरमान प्राप्त करने का प्रयास किया। लेकिन यह भी क्या रहा? असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। यह भी सफल हो नहीं पाया। 7 वर्ष तक अंग्रेज, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों के पीछे दौड़ता, अंग्रेज जो ये था, ये अकबर के पीछे दौड़ता रहा। लेकिन अकबर जो था वो समझदार आदमी था, उसने इसे भी व्यापारिक अधिकार पत्र प्राप्त नहीं दिया। वस्तुतः पश्चिमी भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज भी यदि आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना कौन था? जॉन मिल्डन हॉल। कौन था? जॉन मिल्डन हॉल। अब देखिएगा, हम बात कर लेते हैं कंपनी की स्थापना की। कंपनी की स्थापना, तो ध्यान दीजिएगा कि 31/12/1599 ईस्वी को ब्रिटेन महारानी क्या नाम था? एलिजाबेथ।
प्रथम ने 217 लोगों के समूह को दक्षिणी पूर्वी, या सीधे सीधे मैं लिखूं कि पूर्वी एशियाई देशों के साथ, पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया। और ध्यान रखना कि ये जो अधिकार पत्र था ये 15 वर्ष हेतु, 15 वर्ष हेतु, कितने वर्ष हेतु था? 15 वर्ष हेतु। एक विशेष बात नोट लगा के लिख रहा हूं कि इससे पूर्व सितंबर 1599 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, स्थापना की गई थी। ठीक, तो एक तरीके से, या फिर हम जैसे बात करें, है ना, तो ध्यान रखना कि ये जो व्यापारिक कंपनी जो थी, इसकी कंपनी की स्थापना तो 24 सितंबर 1599 ईस्वी को, लेकिन एलिजाबेथ प्रथम ने इसी कंपनी को 31/12/1599 को, ध्यान रखना कब, 31/12/1599 को एक अधिकार पत्र प्रदान किया, है ना, आगे बात समझ में, और इन्हें पूर्वी एशियाई देशों के साथ में व्यापार करने का पत्र प्रदान कर दिया। इसी चीज को क्या कहा? राजलेख। कुल कितने लोग? तो 217 लोग। कितने लोग? 217 लोग। आ गई बात समझ। कंपनी का नाम हम सीधे सीधे बोलें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर हम बड़े रूप में बोले तो मैंने आपको बताया था गवर्नर ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। आगे बात समझ क्लियर है? तो कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। तो एक तरीके से ये बात 31 दिसंबर की हो गई, तो 1600 ईस्वी लग गया है। क्या लग गया है? 1600 ईस्वी लग गया है। तो उसके बाद प्रत्येक 15 वर्ष बाद में इसी अधिकार पत्र को बढ़ाने का कार्य किया गया। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। और बाद में जब हम बात करेंगे टॉमस रो स्मिथ की, तो टॉमस रो स्मिथ इसी अधिकार पत्र को बढ़ा हुआ अधिकार पत्र लेकर के आया था। वस्तुतः कब? 1615 भारत आया, और जनवरी 1616 में वो जहांगीर के दरबार में क्या हो जाता है? उपस्थित हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना कि विशेष रूप से हम जिस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं उसकी स्थापना सितंबर 1599 में हो चुकी है। आगे बात समझो। अब देखिएगा, इस कंपनी का संचालन करने के लिए, इस कंपनी का संचालन करने के लिए इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना कि लगभग जो है 26 लोगों का एक निदेशक मंडल बनाया गया था। कितने लोगों का? 26 लोगों का निदेशक मंडल बनाया गया इस कंपनी का संचालन करने के लिए। ठीक है, इस कंपनी का संचालन करने के लिए कितने लोगों का? 26 लोगों का। कितने लोगों का? 26 लोगों का एक पैनल नियुक्त किया गया, और इस पैनल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या जिसे क्या कहा गया? निदेशक मंडल कहा गया।
इन कुल 26 लोगों में से ध्यान रखना, एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 जो अन्य लोग जो थे वो सदस्य के रूप में कार्य करते थे। आगे बात समझ, ध्यान रखिएगा कि कंपनी का संचालन करने हेतु, कंपनी का संचालन करने हेतु 26 लोगों का, 26 लोगों का एक पैनल बनाएगा। इसमें ध्यान रखना, एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 जो लोग हैं वो सदस्य के रूप में, किसके रूप में? सदस्य के रूप में। 24 लोग किस रूप में? सदस्य के रूप में। ये कुल 26 लोगों का एक तरीके से क्या बना दिया गया? पैनल बना दिया गया। और इसी पैनल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल कहा जाता था। इसे क्या कहा गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या क्या कहा गया? निदेशक मंडल, निदेशक मंडल कहा गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या क्या कह दिया गया? निदेशक मंडल कह दिया गया। बात समझ में? तो ये तो बात हो गई किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। किसकी बात हो गई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके से 1600 ईस्वी में भारत में एक तरीके से अपना व्यापार प्रारंभ कर रही है। लेकिन इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक कोठी बनाने में लगभग 8 वर्ष लग गए। कितने लग गए थे? लगभग 8 वर्ष लग गए इसे व्यापारिक कोठी स्थापित करने में। क्योंकि यहां पर जब ये आए तो पहले से 2 लोग मौजूद थे। 2 लोग मौजूद थे। कौन कौन से बेटा? एक तो ध्यान रखना, पुर्तगीज यहां पर मौजूद थे और दूसरे यहां पर डच थे। तो सामान्य जो स्थितियां थी, सामान्य स्थितियों में भी इन्हें पार नहीं पा सकते थे। इसलिए धीरे धीरे यहां का इन लोगों ने क्या करा? माहौल समझा। क्या करा इन्होंने? धीरे धीरे इन्होंने यहां का माहौल समझा। और माहौल समझने के बाद एक चीज इन्होंने यहां पर सोच ली, समझ ली कि यार भारतीय जो लोग हैं ना, ये भारतीय शासक जो हैं, ये इन लोगों को बहुत आसानी से, आराम से क्या किया जा सकता है? लड़ाया जा सकता है। इन्हें लड़ाया जा सकता है। ये बात ये लोग समझ चुके थे। तो 1608 में 24 अगस्त 1608 को इसका प्रथम व्यापारिक बेड़ा भारत आता है। और इस व्यापारिक बेड़े का जो नेतृत्व किया, वो नेतृत्व किया गया कैप्टन हॉकिंस के द्वारा। इस व्यापारिक बेड़े का नाम आपको मिलता है हेक्टर। क्या नाम मिलता है? हेक्टर। इसी व्यापारिक बेड़े को कई लोगों ने, ध्यान रखना, इसी व्यापारिक बेड़े को कई लोगों ने जो है रेड ड्रैगन, क्या चीज? रेड ड्रैगन। क्या चीज? रेड ड्रैगन नाम देने का काम भी किया है। लेकिन ध्यान रखना कि ये रेड ड्रैगन जो था,
ये भी एक व्यापारिक जहाज था, जो इस व्यापारिक जहाज जो बेड़ा था, इस व्यापारिक जहाजी बेड़े में शामिल था। मुख्य जो इसका जहाज था उसका नाम क्या था? हेक्टर। और इस हेक्टर नामक जहाज का जो नेतृत्व करता था वो व्यक्ति कौन था? हॉकिंस। कौन था? हॉकिंस। जबकि हम बात करें रेड ड्रैगन की, तो रेड ड्रैगन का जो नेतृत्व कर रहा था वो व्यक्ति था एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था विलियम किलिंगसन। विलियम किलिंगसन। क्या नाम था? विलियम किलिंगसन। आ गई बात समझ? क्लियर है ना? तो ये दोनों अलग अलग हैं, कई लोग इसको एक ही बताने का प्रयास करते हैं, ध्यान रखना है ना। किलिंगसन तो किसका? रेड ड्रैगन का। किसका? रेड ड्रैगन का। और हेक्टर जो था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? हॉकिंस कर रहा था, जो कि मुख्य नेतृत्वकर्ता के रूप में यहां पर भारत आता है। कौन आता है? हॉकिंस। देखिए, जब ये भारत पहुंचा तो इस समय ये अपने साथ में एक आधिकारिक व्यापारिक फरमान पत्र लेकर के आया था, जो कि मुगल बादशाह अकबर के नाम से था वस्तुतः। लेकिन जब ये भारत पहुंचा था तो इस समय अकबर की क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। अकबर की क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। और इस समय जब हॉकिंस भारत आया है, कौन आया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान रखना। जब हॉकिंस भारत आया है तो इस समय यहां पर भारत में मुगल बादशाह जो है, भारत में जो मुगल बादशाह है वो कौन है? जहांगीर है। भारत में मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर। आगे बात समझ में? मुगल बादशाह भारत में कौन है? जहांगीर। ध्यान रखना, वापिस बता रहा हूं क्या चीज। सबसे पहली बार बात कब की है? 1608 की। हम बात कर रहे हैं व्यापारिक बेड़े की। किसकी बात कर रहे हैं? व्यापारिक बेड़े की। व्यापारिक बेड़े की हम लोग बात कर रहे हैं। व्यापारिक बेड़ा किसका? अंग्रेजों का। तो प्रथम जो व्यापारिक बेड़ा आया वो कब आया? 1608 में। कब आया? 1608 में। कहां पर आया? सूरत में आया। कहां पर आया? सूरत में आया। व्यापारिक बेड़े का नाम क्या था? हेक्टर। क्या नाम था? हेक्टर। ध्यान रखना, क्या नाम था? हेक्टर। इसी हेक्टर में एक और व्यापारिक जहाज शामिल था जिसका नाम था क्या? रेड ड्रैगन। क्या नाम था? रेड ड्रैगन। आ गई बात समझ में? इस रेड ड्रैगन का जो नेतृत्व किया वो किसके द्वारा किया गया? विलियम किलिंग के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम किलिंग के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम किलिंग के द्वारा इसका क्या किया गया? नेतृत्व किया। ध्यान रखना। वही बात करें हेक्टर की, तो हेक्टर का जो नेतृत्व किया गया था वो किसके द्वारा? हॉकिंस के द्वारा। किसके द्वारा? हॉकिंस के द्वारा। और मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना कि ये जो हॉकिंस था ये किसके? जेम्स प्रथम। क्या चीज बेटा? ब्रिटेन सम्राट जिसका नाम क्या था? जेम्स प्रथम। इस जेम्स प्रथम के प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है ना, के प्रतिनिधि के रूप में जो है ये आता है एक पत्र लेकर के, जो कि संबोधित तो होता है किसको? अकबर को। लेकिन ये देखता है कि जब ये यहां पर पहुंचता है भारत, है ना, कहां पहुंचता है? भारत। उस समय अकबर की क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। और शासक कौन बन गया है? जहांगीर बन गया है। कौन बन गया? जहांगीर। तो ध्यान रखना कि 1608 में पहली बार अंग्रेजों ने अपनी जो व्यापारिक कोठी बनाई, क्या चीज? व्यापारिक कोठी जो बनाई वो कहां पर बनाई? सूरत में। कब बनाई? 1608 में। 1608 में। कब बनाई? 1608 में। अब ये हॉकिंस को पता चलता है कि इस समय जो भारत का सम्राट है वो कौन है? जहांगीर। कौन है बेटा? जहांगीर। ध्यान रखिएगा। तो जहांगीर अभी इस समय कहां पर है? आगरा में है। कहां पर है? आगरा में है। कहां पर? आगरा में। तो ये जहांगीर से कौन? हॉकिंस कहां पर मिलता है? आगरा में। कहां पर मिलता है? आगरा में। और ऐसा कहा जाता है कि ये जब जहांगीर से मिला, जब ये
जहांगीर से मिला तो इस समय इसने, हॉकिंस ने, ध्यान रखिएगा, किसने, हॉकिंस ने जहांगीर से तुर्की भाषा में बात की। तुर्की भाषा में क्या की, बात करी, किसने, हॉकिंस ने करी। किससे करी, जहांगीर से करी। कहां पर मिला, आगरा में मिला। कब मिला, 1608 में मिला। और पहली बार जो व्यापारिक बेड़ा आया, उस व्यापारिक बेड़े का नाम क्या था, हेक्टर। जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, प्रमुख व्यापारिक बेड़ा था हॉकिंस। इसी व्यापारिक बेड़े में, है ना, एक व्यापारिक जहाज और था जिसका नाम क्या था, रेड ड्रैगन। क्या नाम था, इस रेड ड्रैगन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था, विलियम किलिंग के द्वारा। कई जगह आपको इसी हेक्टर का नाम आपको देखने को बता दिया जाता है, क्या, रेड ड्रैगन। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना आगे बात में और समझ में। और 1608 में ही जो है इन्होंने अपनी व्यापारिक कंपनी जो है, व्यापारिक कोठी बनाया, किसको, सूरत को। किसको बनाया, सूरत को। आगे बात समझ में क्लियर है, ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखिएगा 1608 में, कब, 1608 में जब हॉकिंस जाता है जहांगीर के दरबार में और वो तुर्की में जब उससे बात करता है, तो हॉकिंस से जहांगीर बड़ा प्रभावित हुआ। हॉकिंस जो था वो वस्तुतः तुर्की और फारसी भाषा का बहुत ही जो है अच्छा ज्ञाता हुआ करता था, बहुत अच्छा जो है नॉलेज रखा करता था फारसी और तुर्की भाषा का। जहांगीर बड़ा प्रसन्न हुआ कि वाह यार, अंग्रेज होकर के तुर्की भाषा में बात कर रहा है, अंग्रेज होकर के तुर्की भाषा में बात कर रहा है। इसी से प्रभावित होकर के जहांगीर ने उसे एक तो खान की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी, खान की उपाधि दी। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, क्या चीज, खान की उपाधि दी और साथ ही साथ उसे 400 का मनसब प्रदान किया। कितने का मनसब प्रदान किया, 400 का मनसब प्रदान किया। प्रारंभिक समय में ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर ने, इन्होंने जो ये प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की सूरत में, इस व्यापारिक कोठी को इन्होंने अधिकार पत्र प्रदान कर दिया, अनुमति प्रदान कर दी। बड़ा प्रभावित हुआ था जहांगीर से। लेकिन बाद में जब इसने, पुर्तगालियों ने इसका घोर विरोध किया इस बात का कि हम अंग्रेजों को यहां पर व्यापारिक कोठी नहीं बनाने देंगे, मतलब नहीं बनाने देंगे। आगे बात समझ क्लियर है। तो पुर्तगालियों के विरोध के बाद में जहांगीर ने अपनी अनुमति वापस ले ली। परंतु ध्यान रखिएगा, सूरत के व्यापारियों ने अंग्रेजों के 2 बेड़ों को, सूरत के व्यापारियों ने अंग्रेजों के 2 बेड़े को कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में यही सूरत में ही रहने की बात, उन्होंने अधिकार उनको प्रदान कर दिया था। तो ध्यान रखना, विशेष बात क्या चीज, विशेष बात यह कि अंग्रेजों की जो प्रथम कोठी है वो तो सूरत में स्थापित हुई है, लेकिन ये वैधानिक नहीं है। क्या नहीं है, वैधानिक नहीं है। इस सूरत की कोठी को वैधानिकता प्रदान की गई थी जहांगीर के द्वारा। कब, 1613 ईस्वी में। कब, 1613 ईस्वी में जो है वैधानिकता प्रदान कर दी गई थी, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। लेकिन स्थापित कब हुई है, 1608 में। आगे बात समझ क्लियर है। चलिए बात करते हैं, देखिएगा हम बात कर रहे थे व्यापारिक कोठी की, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, तो यहीं से मैं चीजें वापस लिख रहा हूं। देखिएगा कि 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में एक अनुमति पत्र सहित व्यापारिक बेड़े
व्यापारिक बेड़े हेक्टर द्वारा 24 अगस्त 1608 ईस्वी को भारत पहुंचा। भारत बोले तो कहाँ? सूरत। ध्यान रखना, अंग्रेजों ने एक चीज और कि इस व्यापारिक बेड़े के साथ अन्य व्यापारिक जहाज, एक अन्य व्यापारिक जहाज रेड ड्रैगन। क्या चीज बेटा? ध्यान रखना, रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन भी शामिल था। जिसका नेतृत्व विलियम किलिंग कर रहा था। ठीक है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी सोलह सौ आठ ईस्वी में कहां पर? सूरत में स्थापित की। सूरत में स्थापित की। नेक्स्ट बात कि 1608 ईस्वी में ही हॉकिंस जहांगीर से आगरा दरबार में मिला। ध्यान रखना कि तुर्की भाषा में बात की। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जहांगीर ने प्रभावित होकर इसको इंपॉर्टेंट कर लेना भाई। खान की उपाधि प्रदान की। वे 400 का मनसब प्रदान किया।
400 का मनसब प्रदान किया। देखिएगा कि हॉकिंस ने जहांगीर से व्यापारिक फरमान प्राप्त किया, परंतु पुर्तगालियों के विरोध के कारण इसे रद्द कर दिया। सूरत के व्यापारियों के अनुरोध पर कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में दो व्यापारिक जहाज सूरत में ही रहने दिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा कि हॉकिंस सोलह 11 ईस्वी में लंदन लौट गया। विशेष नोट, कि सूरत को वैधानिक कोठी के रूप में, सूरत कोठी को जहांगीर द्वारा सोलह 13 ईस्वी में वैधानिकता प्रदान की गई। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये जो प्रथम कोठी की जो स्थापना की गई, ये एक तरीके से आपका क्या था, ये अवैधानिक थी। 1612 में इसके पीछे कारण था। 1612 में मैंने आप लोगों को बताया था, जब पुर्तगाली पढ़ाए तब मैंने आपको कहा कि 1612 में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को बहुत बुरी तरीके से क्या किया था, पराजित किया था। क्या किया था, बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। और जब पुर्तगालियों को पराजित कर दिया तो जहांगीर को लग गया कि यार ये अब तो मैं इनको वैधानिकता प्रदान कर ही सकता हूं। आगे भाई समझ क्लियर है ना? तो ये बात हमने कर ली। एक बात हम लोग करते हैं टॉमस रो स्मिथ की।
टॉमस देखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में आने वाला द्वितीय अंग्रेज कौन था? टॉमस रॉय स्मिथ। ये टॉमस रॉय स्मिथ भी जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया और आकर के उल्लेख मिलता है 18 सितंबर 1615 ईस्वी को ये सूरत पहुंचता है। 18 सितंबर 1615 ईस्वी को ये कहां पर पहुंचा? सूरत पहुंचा। और इसी समय देखिएगा कि जनवरी 1616 ईस्वी में, जनवरी 1616 ईस्वी में टॉमस रॉय स्मिथ जो है जहांगीर से मिलने के लिए, देखो दो तरीके के प्रश्न बनते हैं यहां से। एक आपसे पूछा जाता है कि टॉमस रॉय स्मिथ भारत कब आया? 1615। टॉमस रॉय स्मिथ जहांगीर से कब मिला? 1616। तो जनवरी 1616 ईस्वी में टॉमस रॉय स्मिथ जो है वस्तुतः जहांगीर से मैगजीन दुर्ग, कहां पर? मैगजीन दुर्ग। और मैगजीन दुर्ग बोले तो कहां? अजमेर, राजस्थान। मैगजीन के दुर्ग में ये मिलता है और मिलने के साथ ही साथ ये व्यापारिक फरमान या व्यापारिक आधिकारिक जो पत्र था ये प्राप्त करने में क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। टॉमस रॉय स्मिथ की यदि हम बात करें तो टॉमस रॉय स्मिथ जो है 3 साल तक भारत में रहा अंग्रेजों के राजदूत के रूप में। कहां कहां? अजमेर, मांडू और इलाहाबाद, यहां पर ये 3 साल तक रहा। फरवरी 1619 में टॉमस रॉय स्मिथ वापस कहां चला जाता है? इंग्लैंड चला जाता है। तो देखिएगा, टॉमस रॉय स्मिथ जेम्स प्रथम, क्या चीज बेटा? जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में, सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा, सूरत पहुंचा। जनवरी 1616, जनवरी 1616 ईस्वी में जहांगीर से अजमेर स्थित मैगजीन के दुर्ग में मिला। और ध्यान रखना कि व्यापारिक फरमान प्राप्त करने में सफल रहा, व्यापारिक फरमान प्राप्त करने में सफल रहा। स्मिथ 3 साल भारत में अजमेर, मांडू, इलाहाबाद में रहा। 1619 ईस्वी में लंदन लौट गया।
कि टॉमस रो स्मिथ की पुस्तक का नाम ध्यान रखना, टॉमस रो स्मिथ की पुस्तक है जिसका नाम है पूर्वी द्वीपों की यात्रा। क्या है? पूर्वी द्वीपों की यात्रा। पूर्वी द्वीपों की यात्रा। ठीक है, आगे बात समझिए। आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्वी द्वीपों की यात्रा नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा? तो टॉमस रो स्मिथ के द्वारा। ध्यान रखना, जहांगीर के काल में प्रथम जो व्यापारी आया वो कौन था बेटा? विशेष रूप से यह आपके लिए स्मरणीय तथ्य हो जाता है। कौन था? हॉकिंस। कौन था? हॉकिंस। लेकिन व्यापारिक अधिकार पत्र प्राप्त करने में वो असफल रहा। ठीक है, उसके पीछे कारण क्या था? पुर्तगालियों ने विरोध किया। ठीक है, लेकिन 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों को पराजित जब कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो 1613 में फरमान जारी करके सूरत को वैधानिकता प्रदान कर दी। फिर 1615 में सूरत आया कौन? टॉमस रो स्मिथ, वही जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में। लेकिन मिला कब है? 1616 जनवरी में। कहां पर मिला? अजमेर स्थित मैगजीन के दुर्ग में मिला। और व्यापारिक फरमान प्राप्त करने में ये क्या रहा? सफल रहा। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? 3 साल तक भारत में रहा, 1619 में ये वापस चला गया। और टॉमस रो स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है? पूर्वी द्वीपों की यात्रा। तो ये बात हो गई प्रारंभिक लोगों के बारे में, व्यापारिक कोठी के बारे में बात कर ली हमने। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ध्यान रखना क्या क्या तथ्य। देखो, 1632 ईस्वी में, कब? 1632 ईस्वी में गोलकुंडा का जो सुल्तान था, इस गोलकुंडा के सुल्तान से 500 पेगोडा वार्षिक पर गोलकुंडा के समस्त व्यापारिक बंदरगाह अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए क्या कर दिए गए? प्रदान कर दिए गए। ठीक है, ध्यान रखना कि 1632 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने ₹500, 500 पेगोडा मुद्रा, ठीक है, वार्षिक के बदले गोलकुंडा के समस्त बंदरगाहों पर अंग्रेजों को व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया। और इसी को सुनहरा फरमान कहा जाता है। ध्यान रखना कि अब्दुल्ला कुतुब शाह, ठीक है, सुल्तान का नाम क्या है? अब्दुल्ला कुतुब शाह द्वारा जारी ये फरमान अंग्रेजों हेतु
सुनहरा, फरमान माना जाता है। अब ध्यान रखना, व्याकरणिक दृष्टि से यहाँ जो सुनहरा शब्द मैंने प्रयोग जो किया है वो वस्तुतः सुनहरा नहीं होकर के सुनहरी होता है। व्याकरणिक दृष्टि से जो शब्द है वो सुनहरी शब्द, ठीक है, जबकि हम बोलने में एक तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, सुनहरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई कब की, 1632 की। ध्यान रखना, गोलकुंडा का सुल्तान क्या है, अब्दुल्ला कुतुब शाह। क्या नाम है, अब्दुल्ला कुतुब शाह। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे, 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के शासक थे जिनका नाम था वेंकट दरमला, इस वेंकट दरमला से मद्रास को पट्टे पर ले लिया था 1639 ईस्वी में। कब, 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के शासक वेंकटा दरमल्ला से मद्रास, क्या चीज बेटा, ध्यान रखना, मद्रास पट्टे पर ले लिया। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान रखना, यहीं पर मद्रास में इन अंग्रेजों ने 1641 में, कब, 1641 में मद्रास में एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसका नाम था सेंट फोर्ट जॉर्ज। क्या नाम था, सेंट फोर्ट जॉर्ज, जो कि अंग्रेजों के द्वारा स्थापित भारत में प्रथम किला माना जाता है। ध्यान रखना, अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम किला कौन सा था, ध्यान रखना, सेंट फोर्ट जॉर्ज, जिसकी स्थापना कब की गई, 1641 में। और फ्रांसिस डे को वस्तुतः मद्रास का वास्तविक क्या माना जाता है, आधुनिक मद्रास का संस्थापक माना जाता है। कि ध्यान रखना कि 1641 में, 1641 ईस्वी में सेंट जॉर्ज फोर्ट, नाम क्या मिलता है, सेंट जॉर्ज फोर्ट, या कई जगह फोर्ट जॉर्ज भी मिलता है, ठीक है ना, सेंट जॉर्ज फोर्ट किले की स्थापना की। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान रखना, इसको इंपोर्टेंट कर रहा हूं मैं, जो कि भारत में अंग्रेजों द्वारा, किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम किला माना जाता है, प्रथम किला माना जाता है। नोट लगा रहा हूं कि फ्रांसिस डे को आधुनिक मद्रास का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखना, आधुनिक मद्रास का क्या माना जाता है, संस्थापक। क्या माना जाता है, संस्थापक। कि हमने बात कर ली है,
ठीक है। आधुनिक मद्रास का संस्थापक किसको मान लिया जाता है? फ्रांसिस डे को। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम किला कौन सा था? तो सेंट फोर्ट जॉर्ज या सेंट जॉर्ज फोर्ट, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। कल बाकी की बातें करेंगे हम लोग, शाह शुजा की बात करेंगे, फर्रुखसियर की, और अन्य किस प्रकार से यहाँ भारत में बंगाल में विशेष रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन की स्थापना हुई। बहुत मज़ेदार बातें होने वाली है थोड़ी सी ये चीज़ें, क्योंकि फैक्ट ज़्यादा है यहाँ पर, कोई कहानियाँ विशेष रूप से आप लोगों को मिलती नहीं, हो सकता है कई लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगा होगा, ठीक है ना। लेकिन अब जो चीज़ें आगे आने वाली है ये आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाली है, डिटेल में चीज़ें आप लोगों को मिलती है, डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। आप लोग बहुत जल्द से जल्द सफल हो, ये मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।